दोस्तों वैसे तो पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति दोनों तरह की होती है। यानी राजनीति में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं और राजनीति में खराब लोग भी पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग हमारी पूरी दुनिया की राजनीति के इतिहास पर भी नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी दुनिया में राजनीति में अच्छी से अच्छी घटनाएं भी हुई हैं और बुरी से बुरी घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज से सिर्फ 30-40 साल पुरानी पाकिस्तान देश में होने वाली जिस राजनीतिक घटना के बारे में बताने वाला हूँ, इससे ज़्यादा खतरनाक और इससे ज़्यादा बुरी घटना के बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा। ये घटना न सिर्फ खतरनाक और बुरी थी बल्कि साथ ही साथ हद से ज़्यादा घिनौनी भी थी। इतनी घिनौनी कि जिसकी उम्मीद आप लोग दुनिया के किसी भी देश से नहीं कर सकते हैं और स्पेशली पाकिस्तान जैसे उस देश से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि जो अपने आप को एक मुस्लिम और इस्लामिक देश के तौर पर पेश करता है। फिलहाल इस हद से ज़्यादा घिनौनी घटना को समझने के लिए हमें इसकी कहानी को बिल्कुल शुरू से समझना होगा और हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 5 जनवरी 1928 के दिन से, क्योंकि यही वो दिन था कि जब फजर के वक्त शाहनवाज भुट्टो के घर पर एक लड़के की पैदाइश हुई, जिस लड़के का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो रखा गया। यानी इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली की तलवार के नाम पर लोग उनको मोहब्बत से जुल्फ़ी जुल्फ़ी कहकर भी पुकारा करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जो न सिर्फ हद से ज़्यादा अमीर थी बल्कि साथ ही साथ पढ़ी लिखी भी थी। यही वजह थी कि अपनी बेसिक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद भी अपनी हायर एजुकेशन के लिए इंडिया से अमेरिका की तरफ निकल गए। 1947 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अमेरिका पढ़ाई के लिए गए थे तो उस वक्त वो भारत के ही नागरिक थे, मगर जब 1947 में बंटवारा हुआ तो उनके वालिद यानी कि शाहनवाज अली भुट्टो पाकिस्तान चले गए। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले तो अमेरिका से राजनीति की पढ़ाई की, उसके बाद वो अमेरिका से लंदन की तरफ निकल गए और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने वहां पर लॉ की पढ़ाई की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवंबर 1953 के दौर में यानी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी पढ़ाई लिखाई बाहर से कंप्लीट करने के बाद अपने वालिद यानी फादर के देश पाकिस्तान वापस आए तो उस वक्त तक भी वो भारत के ही नागरिक थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पढ़ाई लिखाई करने बंटवारे से पहले ही निकल चुके थे। आने वाले दौर में पाकिस्तान की राजनीति में एक लंबे वक्त तक राज करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो राजनीति में कैसे एंटर हुए थे, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प बताई जाती है। क्योंकि जब वो अपनी पढ़ाई लिखाई बाहर से कंप्लीट करके आए थे उसके बाद तो वो वहाँ पर एज ए लेक्चरर ही पहचान रखते थे। पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को लॉ पढ़ाया करते थे, मगर उनका इस्कंदर मिर्ज़ा और अयूब खान जैसे कुछ ऐसे लोगों से दोस्ताना था कि जो उस दौर में पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा नाम रखा करते थे। लिहाजा सन 1957 में इस्कंदर मिर्ज़ा ने ही सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो धीरे धीरे राजनीति में नहीं पहुंचे थे बल्कि उनको काबिलियत की बुनियाद पर, क्योंकि उस दौर में इतने पढ़े लिखे लोग वहां पर नहीं हुआ करते थे, डायरेक्ट ही कैबिनेट में एंट्री दी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे वो पाकिस्तान की राजनीति की सीढ़ियों को चढ़ते गए और एक वक्त वो आया कि जब वो खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन बैठे, वो भी एक ऐसे ताकतवर और असरदार प्रधानमंत्री कि जिसको इतनी ज़्यादा शोहरत मिली कि जितनी शोहरत पाकिस्तान के इतिहास में शायद ही कुछ और दूसरे राजनेताओं को मिली होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार शुरुआती दौर में अवाम की सरकार थी। लोग उनको कायदे अवाम कहा करते थे। उनका नारा था रोटी कपड़ा और मकान। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आम लोगों में हद से ज़्यादा मशहूर और मकबूल माना जाता था। आपको बता दूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में आज भी यही माना जाता है कि पाकिस्तान का वो पहला ऐसा नेता था कि जिसने राजनीति को बंद कमरों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया था। यानी आम लोगों को ये सिखाया था कि राजनीति क्या होती है और इसमें इन्वॉल्व किस तरीके से हुआ जाता है। अब जाहिर है जब वो खुद एक लॉयर थे, वो भी इंग्लैंड से लॉ करके आए थे, तो उनका भाषणों में भी कोई सानी ना था। उनकी स्पीचेस यानी उनकी तकरीरें सुनकर लोग दीवाने हो जाते थे। भुट्टो की पॉलिसी थी समाजवाद और इस्लाम। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों, किसानों और इस तरह के सभी लोगों के हितों में एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले लिए, जिसने उनको आम आवाम में यानी आम लोगों में और भी ज़्यादा मशहूर कर दिया। 1973 में भुट्टो ने ही पाकिस्तान को उसका पहला संविधान दिया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को ऑफिशियली एक मुस्लिम यानी कि एक इस्लामिक कंट्री भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही बनाया था। मगर दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि जैसे जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शोहरत और ताकत बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उनके अंदर अब एक तानाशाह की झलकियां भी नजर आने लगी थीं। मिसाल के तौर पर अपने विरोधियों की एक ना सुनना बल्कि जो विरोध करे उसको पूरे जोर के साथ दबा देना। नतीजा ये हुआ कि जो उनके विरोधी थे अब उन्होंने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना शुरू कर दिया।
سب سے پہلے تو 9 विरोधी पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसका नाम उन लोगों ने रखा था PNA यानी कि पाकिस्तान नेशनल अलायंस। 7 मार्च 1977 को जब इलेक्शन हुआ तो एक बार फिर से नतीजा जुल्फिकार अली भुट्टो के ही फेवर में आया, जहां एक तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी को मिली 155 सीटें तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन पार्टीज को मिली सिर्फ और सिर्फ 36 सीटें। अब जाहिर है इन इलेक्शन रिजल्ट ने न सिर्फ उन विरोधी पार्टियों को ही चौंका दिया था बल्कि पूरे पाकिस्तान को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि जिस तरह का विरोध और जिस तरह का माहौल जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ उस दौर में पाकिस्तान में बना हुआ था तो ये रिजल्ट आना मुमकिन ही नहीं थे। इसीलिए विरोधी पार्टियों की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया कि हो न हो पूरी तरह से इस इलेक्शन में धांधली की गई है और इसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने हिसाब से कंट्रोल किया है। फिलहाल अब धीरे धीरे विरोधी पार्टियों की लीडरशिप में पाकिस्तान में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद पूरा ही पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा था। हालात ऐसे थे कि अब ये विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप भी ले चुके थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने लाख कोशिशें की कि किसी तरह से इस विरोध प्रदर्शन को और इस पूरे विरोध को दबाया जा सके, मगर वो ऐसा कर ना सके। इवन अब उनकी खुद की पार्टी में भी उनको कुछ आवाजें धीरे धीरे उठती हुई नजर आ रही थीं। मगर दोस्तों, जिस वक्त पाकिस्तान में ये सब कुछ चल रहा था ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में एंट्री हुई जियाउल हक नाम के एक ऐसे इंसान की कि जिसने पाकिस्तान के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक ऐसा इंसान कि जिसको पाकिस्तान के आम लोगों के साथ साथ जुल्फिकार अली भुट्टो की नस्लें शायद ही कभी भूल सकेंगी। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान के इतिहास को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा या फिर आप लोग पाकिस्तान की राजनीति से थोड़ा बहुत भी अवेयर होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि पाकिस्तान की राजनीति में वहाँ की सेना एक अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर ये कहिए कि वहाँ का जो संविधान है उसमें सेना को एक अलग ही ताकत दी गई है, एक ऐसी ताकत कि जो पूरे देश को कंट्रोल कर सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से ही ये इल्जाम लगता रहा है कि वहाँ पर सरकार चाहे किसी की भी बन जाए मगर देश को सेना ही चलाती है। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार को अंदरूनी तौर पर सेना की तरफ से पूरी तरह से कंट्रोल तो किया ही जाता है, मगर जब कभी कभी मौजूदा सरकार अगर सेना की नहीं सुनती है और उसकी बात नहीं मानती है तो फिर सेना का लीडर उस सरकार का पूरी तरह से तख्ता भी पलट देता है और खुद ही फिर मुल्क का हुक्मरान बन जाता है। ऐसा मामला कोई एक आध बार नहीं हुआ है बल्कि पाकिस्तान के इतिहास में बार बार हुआ है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से कई बार ऐसा हुआ है कि अचानक से वहाँ की सेना के सबसे ताकतवर लीडर ने वहाँ की गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया और खुद ही उस मुल्क का हुक्मरान बन गया और फिर अगले कई सालों तक पूरे मुल्क को चलाता रहा। हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि पाकिस्तान के पूरे 70 से 75 साल के इतिहास में अभी तक कोई भी ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ है कि जिसने प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद अपने प्रधानमंत्री के पूरे समय को पूरा किया हो। यानी अगर उसको 5 साल तक प्रधानमंत्री रहना था तो वो पहले ही हटा दिया जाता है, या तो उसकी हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया जाता है या फिर उसको कत्ल ही कर दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ मामला हुआ था पाकिस्तान के इस मशहूर नेता यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात में साल 1977 में पाकिस्तान की फौज की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया गया और ये तख्ता पलट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जियाउल हक था कि जिसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुद आर्मी चीफ बनाया था। हैरानी की बात तो ये है कि इतिहासकार बताते हैं कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को अपना आर्मी चीफ बनाया था तो ज्यादातर गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग भी हैरान हो गए थे, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक आर्मी चीफ जियाउल हक को नहीं बल्कि किसी और को बनना था। वहाँ पर जियाउल हक के अलावा कई सीनियर बड़े बड़े आर्मी से जुड़े हुए लोग मौजूद थे और सब यही सोच रहे थे कि दस्तूर के मुताबिक इन्हीं में से किसी को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। मगर जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी हुकूमत को हमेशा महफूज रखने के लिए और ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी और को आर्मी चीफ बना दूं और बाद में वो मेरी ही हुकूमत का तख्ता पलट कर दे जैसा पाकिस्तान में होता आया है, तो इसीलिए एक ऐसे जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जूनियर था। मगर दोस्तों, जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इतना ज़्यादा भरोसा किया था उसी ने ही कुछ ही वक्त के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के नीचे से उसी की गद्दी को छीन लिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो की सिर्फ हुकूमत का तख्ता पलट ही नहीं किया गया था बल्कि जियाउल हक ने उनको फौरन जेल भी भिजवा दिया था। उसके बाद अगले ही साल यानी 18 मार्च 1978 के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा सुना दी और ये सज़ा सुनाई गई थी एक ऐसे केस में कि जिस केस के मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी हुकूमत के दौर में अहमद रज़ा कसूरी नाम के एक नेता की हत्या का प्रयास किया था और साथ ही साथ अहमद रज़ा कसूरी के फादर को कत्ल भी करवा दिया था।
فی الحال ابھی تک بہت سارے اتہاسکاروں کا، بڑے بڑے ایکسپرٹس کا اور بڑی بڑی میڈیا آرگنائزیشنز کا یہی ماننا ہے کہ دراصل یہ کیس ذوالفقار علی بھٹو کو صرف پھنسانے کے لیے تھا اور یہ کیس پوری طرح سے جھوٹ پر کھڑا ہوا تھا، اس کا سچائی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ فی الحال جب ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو موت کی سزا سنائی تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، مگر سپریم کورٹ نے بھی ان کو پھانسی کی ہی سزا سنائی۔ اس کے بعد انہوں نے ریویو پٹیشن بھی ڈالا، اس کو بھی خارج کر دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ذوالفقار علی بھٹو کو یہی لگ رہا تھا کہ ان کو پھانسی کی سزا سنائی تو جا سکتی ہے مگر ان کو پھانسی دی نہیں جائے گی، کیونکہ ایسا کرنے کی شاید ہی کسی انسان کے اندر ہمت ہوگی۔ دوسری طرف پاکستان کے عام لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے، ان کو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف راجنیتک معاملہ ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو راجنیتی ہے اس کو پوری طرح سے زیرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ادروائز ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ پاکستان کے اتہاس میں کبھی کچھ ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ مگر دوستو، ان تمام امیدوں سے بالکل الٹ 4 اپریل 1979 کی رات 2 بجے ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت پھانسی پر چڑھا دیا گیا کہ جب پورا پاکستان بے خبر نیند میں سو رہا تھا اور پاکستان کے کسی بھی عام انسان کو اس بات کی کانو کان خبر نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد ان کی باڈی کو ان کی فیملی کو دینے کی بجائے ڈائریکٹ آرمی کے انڈر میں ہی ان کے گاؤں لے جایا گیا تھا اور وہاں پر ان کی جو پشتینی زمین تھی وہیں پر ہی ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ ان کے آخری وقت میں یعنی جب ان کو دفنایا جانا تھا اور جب ان کی نماز وغیرہ پڑھی جانی تھی تو اس وقت بھی ان کی بیگم یعنی نصرت بھٹو اور ان کی بیٹی یعنی کہ بے نظیر بھٹو کو ان سے ملنے کی اور ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی یہ وہی بے نظیر بھٹو تھیں کہ جنہوں نے اپنی والد کی موت کے بعد دھیرے دھیرے پاکستان کی راجنیتی میں قدم رکھنا شروع کر دیا تھا اور کچھ وقت کے بعد ہی پاکستان کی سب سے طاقتور نیتا کے طور پر ابھر کر آئی تھیں۔ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پاکستان کی پی ایم بھی رہی تھیں، مگر اینڈ بھی ان کا اپنے فادر یعنی والد کی طرح ہی بڑا ہی دردناک ہوا تھا، جہاں ایک طرف ان کے والد کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا تو وہیں دوسری طرف ان کو سن 2007 میں کھلے عام گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ مگر دوستو، یہ تو صرف ذوالفقار علی بھٹو کی دردناک کہانی تھی، اصلی گھنونی کہانی تو ان کے موت کے بعد ہی شروع ہوئی تھی۔ دراصل دوستو، ہوا یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اپنے حکومت کے شروعاتی دور میں اسلام سے جڑے ہوئے کچھ بڑے بڑے فیصلے لینا شروع کیے تھے تو پاکستان میں ان کو حد سے زیادہ شہرت ملنا بھی شروع ہو گئی تھی۔ مثال کے طور پر انہوں نے شراب پر پابندی لگا دی تھی، کلب یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی بین کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کو آفیشیلی ایک اسلامک یعنی کہ مسلم نیشن بنایا تھا اور بھی اس طرح کے بہت سارے اسلام سے جڑے ہوئے فیصلے لیے تھے، ایسے فیصلے کہ جنہوں نے نہ صرف ان کو پورے پاکستان میں حد سے زیادہ مشہور کیا بلکہ پاکستان کے زیادہ تر عام لوگوں کے دلوں میں جگہ بھی دلائی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو ان کے ورودی تھے یعنی کہ جو ان کے اپوزٹ ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو یہ سب کچھ راجنیتی کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ اسلام سے تو ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پکے اور سچے مسلمان ہونے نہ ہونے کو لے کر اس دور میں پاکستان میں ڈیبیٹ اس لیے بھی ہوا کرتی تھی کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی ماں شادی سے پہلے تک ایک ہندو ہوا کرتی تھیں، اس کے علاوہ وہ ناچنے اور گانے والے پیشے سے بھی بلونگ کیا کرتی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ورودی کہا کرتے تھے کہ ذوالفقار کے اندر تو اسلامک تہذیب ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا انسان ہے کہ جو امریکہ اور UK جیسی کنٹریز سے پڑھ کر آیا ہے، جو انگریزوں کا ہی کلچر جانتا ہے اور مسلم کلچر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ بھٹو تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اور یہ بھی کیسے ثابت کیا جائے کہ بھٹو کو نماز پڑھنا آتی بھی ہے یا پھر نہیں آتی ہے؟ پاکستان میں بھٹو سے جڑی یہ بحث کتنی اوپر تک چلی گئی تھی، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اب وہ چاہیں ان کے ورودیوں نے لکھی ہوں یا پھر ان کے اپنوں نے لکھی ہوں، لگ بھگ سبھی کتابوں میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے اور اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ دراصل جب ذوالفقار علی بھٹو قید میں تھے اور ان کو پھانسی دے دی گئی تھی تو اس کے بعد پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کی طرف سے ایک فوٹوگرافر کو اس قید خانے میں بھیجا گیا تھا۔ اس فوٹوگرافر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ مرے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر کھینچے، مگر حیران کر دینے والی اور ہوش اڑا دینے والی بات یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیز کی طرف سے اس فوٹوگرافر کو مرے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی شکل کی تصویر نہیں لینی تھی بلکہ اس کو تو ان کے پرائیویٹ پارٹ کی تصویر لینا تھی۔ دراصل بعد میں یہ بتایا گیا ہے کہ ضیاء الحق اور پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز تھیں وہ یہ چاہتی تھیں کہ دیکھا جائے کہ ذوالفقار علی بھٹو ختنہ کیے ہوئے ہیں یا پھر نہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اس تصویر
को पूरे पाकिस्तान में वायरल करते और ये दिखाने की कोशिश करते कि भाई देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो के जो खुद को अपने आप को एक सच्चा मुसलमान साबित करता था, बड़ी बड़ी इस्लामिक पॉलिसीज लेकर आता था, वो तो खुद भी मुसलमान ही नहीं था और अभी तक जो भी दावा किया जा रहा था विरोधियों की तरफ से वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। ये दरअसल जरूर कोई बहुरूपिया था कि जो विदेशी ताकतों की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा था, मगर इन लोगों के लिए परेशानी की बात ये थी कि उस फोटोग्राफर ने जब ये तस्वीर ली थी तो उसको उस तस्वीर में वही चीज दिखी थी कि जिस चीज को वो लोग देखना नहीं चाहते थे और शायद इसी वजह से इस तस्वीर को बाद में वायरल भी नहीं किया गया था। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।